Good afternoon, everyone. Let's continue with thermodynamics. And in thermodynamics, in our last lecture, we have dealt with enthalpy. Okay. Now, for change in enthalpy, what is our formula? Delta H is equals to NCP delta T. याद है? And NCP delta T is nothing but NCP T2 minus T1. अब इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आ सकता है क्या? तो डेफिनेटली आ सकते हैं. डेल्टा H is nothing but गामा डेल्टा U. ये फॉर्मूला आ सकता है. अब गाइज ये दो फॉर्मूलाज जो है वो तुम लोगों को नॉर्मल फॉर्मूलाज है. इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मूला यूज करने पड़ा तो इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. अब ये फॉर्मूला जो है इट इज अ जनरल फॉर्मूला. याद रखना, इट इज अ जनरल फॉर्मूला या फिर यूनिवर्सल फॉर्मूला भी बोल सकते हो. जनरल फॉर्मूला. अब इन सारे फॉर्मूलाज में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला. ठीक है. अब लास्ट फॉर्मूला में अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो दो अलग अलग कंडीशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो है वो दो अलग अलग कंडीशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. एक है कांस्टेंट प्रेशर, एक है कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ गाइज इफ कांस्टेंट प्रेशर इज देयर, इफ कांस्टेंट प्रेशर इज देयर तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, अब प्रेशर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है तो P डेल्टा V. एंड अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P. ये भी फॉर्मूला आ सकता है. एंड दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हमेशा कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा कॉमन रहता है गाइस, तो इसको हम लोग मोर कॉमन बोलेंगे. मुझे बताओ, लैब में रिएक्शन करते वक्त टेस्ट ट्यूब को ओपन रखते हैं या ढक के रखते हैं? लैब में रिएक्शन करते वक्त टेस्ट ट्यूब को ओपन कर रखते हैं या ढक के? ओपन. करेक्ट. तो गाइस ओपन कंटेनर में हम लोग रिएक्शन ज्यादा कराते हैं. एंड ओपन कंटेनर वाली रिएक्शन जो रहती है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली रहती है. तो ओपन कंटेनर वाली रिएक्शन है ये, ओपन कंटेनर. ठीक है. तो एनी डाउट गाइस? ओके. सो नाउ गाइस, लास्ट हम लोगों ने जो डिराइव किया था दैट इज फॉर केमिकल रिएक्शन, दैट इज फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. अब याद रखना, केमिकल रिएक्शंस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. केमिकल रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो गाइस मुझे बताओ एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? मुझे बताओ एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा केमिकल रिएक्शंस के लिए? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये फॉर्मूला है. बट हम लोगों को पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT. ये हम लोगों को इक्वेशन पता है. तो इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NG RT. गाइस याद रखो, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ डेल्टा NG आएगा, सिर्फ डेल्टा NG आएगा. ठीक है. तो यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट? अब याद रखो गाइस, कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गैसेस. याद रखो, गैसेस के केस में, आइडियल गैस के केस में डेल्टा U जीरो हो जाता है. बट केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करने वाला है वो तो रिएक्शन की एनर्जी रिलीज होगी. समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो होके ही रहेगी. तो यहाँ पे हम लोग गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो डेल्टा U जीरो नहीं होता. ओके. अब डेल्टा NG क्यू, एक नोट, मतलब मुझे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मुझे बताओ, व्हाई वी आर टेकिंग ओनली डेल्टा NG, व्हाई ओनली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. मुझे बताओ व्हाई ओनली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, व्हाई चेंज इन number of moles of solids and liquids and liquid
इज नॉट कंसिडर्ड, इज नॉट कंसिडर्ड। बताओ जरा, सॉलिड और लिक्विड का चेंज क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? हाँ, बिकॉज गाइस इसकी वजह से वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आता। करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस ऋषि, करेक्ट आंसर है। बिकॉज बिकॉज चेंज इन number of moles of solid and liquid do not affect volume drastically। ठीक है, इसमें वॉल्यूम चेंज जो है वो बहुत ज्यादा आता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बातें करते हैं। तो चलो गाइज, पहले हम लोग डेल्टा एनजी, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एनजी निकालना सीख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एनजी, ओके, तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। तो पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज CaCO3 सॉलिड गिविंग में CaO solid plus CO2 gas. Delta Ng is positive or negative? Delta Ng is positive or negative? And what is its value? Guys, delta Ng is nothing but number of moles of product minus number of moles of reactant. कितना आएगा? पॉजिटिव और 1 आएगी वैल्यू, परफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ये पहले भी बहुत बार किया है, एक ही गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो एक भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, तो प्रोडक्ट में एक है, रिएक्टेंट में 0 है, तो 1 minus 0, 1 minus 0 and this one will become 1. Are you getting it? ये समझ में आ रहा है? तो guys this is the first point। अब सेकंड देखते हैं, N2 plus 3H2 gas giving you 2NH3 गैस। मुझे बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे -2 आएगी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड रिएक्टेंट साइड पे 1 + 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो गाइस 2 - 4 will become -2। ठीक है, नाउ थर्ड, CH4 plus O2 giving us CO2 plus 2H2O गैस यहाँ पे 2 टाइम्स आना चाहिए, गैस। एंड मतलब एग्जाम में तुम लोगों को ये स्टेट दी नहीं रहती है, तुम लोगों को टेम्परेचर दिया रहता है, दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर दिया रहेगा, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? प्रणव करेक्ट आंसर है, उत्तरा करेक्ट आंसर है, ऋषि करेक्ट आंसर है। तो गाइज यहाँ पे लिक्विड, वाटर लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा वो तुम लोगों को डिसाइड करना है बाय सीइंग लुकिंग एट टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ऑब्वियसली लिक्विड में रहेगा, 100 के बाद वो गैसियस में चला जाता है। तो यहाँ पे कितने गैस मॉलिक्यूल है? एक ही गैस मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? 1 - 3 विल बिकम -2। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3O2 गिविंग यू 2O3। अब मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आएगा? यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आना चाहिए? डेल्टा Ng यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे डेल्टा Ng, वेरी नाइस, -1 आएगा, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। याद रखो यहाँ पे कितने गैस के मॉलिक्यूल थे? पहले 2 थे, 2 पे से कितने हो गए? 3 हो गए। ऑक्सीजन ओजोन दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में ही रहते हैं, तो 2 - 3 विल बिकम -1। कोई शक? अरे ये समझ में आ रहा है? तो गाइज मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों का क्या था? अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला था हम लोगों का W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फॉर्मूला याद है? तभी तो एक जमाने में पढ़ा था। अब गाइस P डेल्टा V की वैल्यू क्या है?
हम लोगों को पता है सिंस P डेल्टा V इज नथिंग बट डेल्टा NGRT, तो ये वैल्यू अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये समझ में आया। अब मुझे बताओ अगर डेल्टा NG की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो वर्क इज पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई मतलब क्या? तो पॉजिटिव हो गई। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर पॉजिटिव हुए तो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन इज नेगेटिव। वेरी नाइस। तो ऐसे टाइम पे वर्क डन बिकम्स नेगेटिव। परफेक्ट। ऐसे टाइम पे वर्क डन बिकम्स नेगेटिव। अब उसी बदले मुझे बताओ डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 हो गया तो, डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 हो गया तो तब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? ये नेगेटिव है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा गाइस? नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एंड गाइस मुझे बताओ अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्योंकि ये वाला पार्ट ही 0 हो गया। ठीक है। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी रहती है? आर की वैल्यू रहती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिसे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड वर्क डन नेगेटिव। हाउ? ओके बताता हूँ, डोंट वरी। तो गाइज ये हो जाता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इसको 25/3। एंड दूसरी वैल्यू क्या रहती है इसकी? तो दूसरी इसकी वैल्यू रहती है 1.984 कैलोरी, 987 एक्चुअली आई गेस, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 2। ठीक है। ये दो वैल्यूज भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मुझे बताओ मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में रिएक्शन हुई, कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुई एंड रिएक्शन होने के बाद वॉल्यूम बढ़ गए। कंटेनर में रिएक्शन हुई, कंटेनर में रिएक्शन होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। अब मुझे बताओ पिस्टन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पिस्टन उठाने के लिए गैस वर्क कर रही है तो वर्क डन गैस का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क करने के लिए गैस की एनर्जी, वर्क करने के लिए गैस अपनी एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, करेक्ट ना गाइस? गैस अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो गैस की एनर्जी धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। भूल गए लगता है तुम लोग, फिजिक्स नहीं चालू है गाइस, केमिस्ट्री चालू है। फिजिक्स में ये वाला वर्क डन पॉजिटिव बोलते हैं, फिजिक्स में ये वाला वर्क डन हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, बट केमिस्ट्री में एनर्जी कम होती है, केमिस्ट्री में एनर्जी कम होती है तो वर्क डन नेगेटिव बोला जाता है। तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो वैसे समझ रहे हो आई गेस। याद रखो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, वर्क डन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? वर्क डन अगर एक्सपांशन हो रहा है, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन करने के लिए गैस अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रही है उस पिस्टन को ऊपर लेके जाते वक्त। समझ में आ रहा है? पिस्टन को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए गैस अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रही है एंड सिंस गैस इज यूटिलाइजिंग इट्स ओन एनर्जी, वर्क डन इज नेगेटिव। एंड अगर कंप्रेशन हुआ, हम लोगों ने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, हम लोगों ने गैस को कंप्रेस किया, नीचे की तरफ पुश किया, तो मैं अपनी एनर्जी गैस में ट्रांसफर कर रहा हूं तो गैस को एनर्जी मिल रही है एंड ओवर देयर वर्क डन बिकम्स पॉजिटिव, ओवर देयर वर्क डन बिकम्स पॉजिटिव। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है? केमिस्ट्री में सिस्टम का वर्क हम लोग देखते हैं, करेक्ट, सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है। ओके कोई शक गाइस? ये समझ में आ रहा है? देखो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का सेम टू सेम है। एनी डाउट? ओके तो चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन जेई में ही आया हुआ है, लेट मी फाइंड इट। हाँ, तो हीट ऑफ कंबशन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सबको पता है ना?
at constant pressure is minus 750 kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सियस at 25 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना बाय द वे। हीट ऑफ कंबशन at constant volume is गाइस ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत फेमस हो गया है, बहुत बार पूछा जा रहा है। दिस वाज आस्क्ड इन जेई 18, ठीक है, 3 साल पहले का ही क्वेश्चन है। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत फेमस होने लग गया है, बिकॉज यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तुम लोगों को हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर ही नहीं समझ में आता कि क्या दिया है। मुझे बताओ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है, बताओ जरा। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर मींस व्हाट? इट इज नथिंग बट डेल्टा एच दिया है गाइस तुम लोगों को। एच है, करेक्ट बोल रहे हो प्रणवी। तो चेंज इन एंथैल्पी, प्रणव करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को चेंज इन एंथैल्पी देके रखी है, एंड चेंज इन एंथैल्पी कितने देके रखी है? माइनस 750 किलो जूल पर मोल। एंड गाइस तुम लोगों को पूछा क्या है? तुम लोगों को पूछा है हीट एट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुम लोगों को QV पूछ के रखा है, QV दे आर आस्किंग, एंड QV इज नथिंग बट डेल्टा U। एंड गाइस डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा U की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब टेम्परेचर कितना देके रखा है? तो टेम्परेचर गिवन इज 25 मतलब 298 केल्विन, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करने के लिए ले लेंगे 300 केल्विन। इजी जाएगा अपना कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें? तो पहली बात, हम लोगों को रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का एक ही रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन पता है? तो गाइस रिएक्शन के लिए हम लोगों को एक ही फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या रीअरेंजमेंट करोगे? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। समझ में आ रहा है गाइस? डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है तुम लोगों को? डेल्टा एच की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी है माइनस 750। डेल्टा एच की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी है माइनस 750 किलो जूल, ठीक है। दिस इज माइनस 750 किलो जूल माइनस डेल्टा एनजी नहीं पता है हम लोगों को। डेल्टा एनजी हम लोगों को पता नहीं है। आर की वैल्यू क्या लेंगे? आर की वैल्यू लेंगे गाइस, ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर की वैल्यू तुम लोग क्या लोगे? आर की वैल्यू तुम लोग लोगे 8.314, क्योंकि तुम लोगों को जूल्स, किलो जूल्स में आंसर दिया है ना गाइस। किलो जूल्स में तुम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू दी है, तो तुम लोगों को जूल्स वाला यूनिट यूज करना है, विच इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा, दिस इज मोल इनवर्स। अब जूल को तुम लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। पहले तो इसको 25/3 लिखो, एंड जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, नीचे डिवीजन में 1000 आ जाएगा। अरे ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करो, या फिर डिवाइडेड बाय 1000 करो, सेम है। ये हो गया किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये समझा गया? देखो मैंने यूनिट कन्वर्जन क्या किया, 8.314 को हम लोग 25/3 ले रहे हैं, जो कि हम लोग लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया। अब जूल को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में अपने आप कन्वर्ट हो गया। अब ये आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, 25/3 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। हम लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये हम लोग 300 ले लेंगे, 300 केल्विन। अब गाइस बचा क्या? सिर्फ डेल्टा एनजी बचा। मुझे बताओ, अगर डेल्टा एनजी नहीं पता है तो हम लोग रिएक्शन, या फिर सॉरी, अगर डेल्टा एनजी नहीं पता है तो हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे क्या? डेल्टा एनजी अगर पता ही नहीं चला तो कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्या? तो गाइस डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एनजी हम लोग कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एनजी हम लोग कैसे निकालेंगे? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है, तो गाइस पहले रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। रिएक्शन से, करेक्ट बोल रहे हो, रिएक्शन लिखो गाइस। चलो मुझे बताओ, बेंजोइक एसिड उसका फॉर्मूला क्या आता है? बेंजीन अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड OH is called as benzoic acid,
इसे हम लोग लिखेंगे C6H5COOH। इसमें हम लोग ऐड करेंगे O2, इसमें हम लोग ऐड करेंगे O2। गाइस मुझे बताओ कंबशन जब होता है, कंबशन रिएक्शन में क्या बनता है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या बनता है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बनता है CO2 प्लस H2O। अल्केन्स में तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स अस CO2 प्लस H2O, पढ़ा है? अब गाइस यहाँ पे जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ, कितने हाइड्रोकार्बन है? 6 + 1, कितने हाइड्रोजन कार्बन हो गए? 7 कार्बन एटम्स आर देयर, तो 7 कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व्ड। अब गाइस कितने हाइड्रोजन है? 5 + 1 6, तो 6 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3, टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स विल बी यूज्ड। ये समझ में आ रहा है? अब गाइस मुझे बताओ टोटल ऑक्सीजन कितने लगे? टोटल ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? 7 × 2 14, 14 और ये 3 × 1 3, 14 + 3, टोटल ऑक्सीजन कितने लगे? टोटल ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन लगे। 17 में से 2 ऑक्सीजन मेरे पास पहले से है कंपाउंड के अंदर, 2 ऑक्सीजन मुझे कंपाउंड के अंदर से मिल रहा है, एक्स्ट्रा के मुझे 15 ऑक्सीजन चाहिए। तो गाइस एक्स्ट्रा के 15 ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे 15/2 लिख दूं। देखो सी इफ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन हो गए। 6 कार्बन, तो यहाँ पे सॉरी 6 नहीं, 6 + 1 7 कार्बन, तो यहाँ पे 7 कार्बन हो गए। 5 + 1 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि स्टेट क्या है। अब गाइस मुझे बताओ बेंजोइक एसिड की स्टेट क्या रहती है? बेंजोइक एसिड की स्टेट क्या रहती है? सॉलिड लिक्विड गैस क्या रहती है? बेंजोइक एसिड की स्टेट क्या रहती है? तो गाइस याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 के ऊपर जिनका मॉलिक्यूलर मास चला जाता है, 100 या फिर 100 ही पकड़ के चलो, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में 100 के ऊपर जिनका मॉलिक्यूलर मास चला जाता है वो सॉलिड में रहते हैं। वो किस में रहते हैं? वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में 100 के ऊपर जिनका मास चला जाता है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। और बेंजोइक एसिड सॉलिड में एग्जिस्ट करने का एक और रीजन रहता है, इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे कुछ याद आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो भाई ये तो गैस में ही रहने वाला है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अब वाटर, वाटर मुझे बताओ गैस या लिक्विड? वाटर मुझे बताओ गैस या लिक्विड? वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड बिकॉज इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी नाइस। तो गैस मुझे बताओ डेल्टा एनजी कितना आएगा? डेल्टा एनजी प्रोडक्ट 7 है, प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं? 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 7 माइनस 15/2, 15/2 इज नथिंग बट 7.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर समझ में आ रहा है कैसे आया? -0.5 मोल। अब ये इतना तुम लोगों को ऑर्गेनिक से आना चाहिए, ये इतना पार्ट तुम लोगों को ऑर्गेनिक से आना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया था जेई का, बिकॉज इसमें तुम लोगों को ऑर्गेनिक भी थोड़ी सी मिक्स करके दे दी थी, ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट भी आ रहा था, फिर बाद में तुम लोगों को स्टेट पता रहनी चाहिए थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। लिक्विड भी पकड़ लेते तो भी कोई हार्म नहीं था, लिक्विड भी पकड़ते तो तुम लोग इसको कंसिडर करते ही नहीं। सॉलिड लो लिक्विड लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो गैस नहीं है ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा एनजी की वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -750 माइनस -0.5 इंटू 25/3 इंटू 100 सॉरी 1000 इंटू 300। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। अब तुम लोगों को करना क्या है? 525 125 हो जाता है, तो तुम लोगों को मिलेगा -750 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 12.5, 125 मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय 10 मतलब ये 1.25 हो गया। तो 750 माइनस 1.25 कितना बचेगा? 748.75 माइनस में। ये समझ में आ रहा है कि देखो 1.25 बचेगा, तो 748.75 इसका यूनिट क्या बचेगा? तो किलो जूल। गाइस दिस इज अ लेंदी क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए इसको जेई में पूछा गया था। थोड़ा सा लेंदी, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेशन वाले लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभार रेयरली आते हैं, हमेशा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पकड़ के चलो, ऐसे लेंदी 2 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को मिलने ही वाले हैं, ठीक है।
तो तभी तुम लोगों को वहां पे अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो वो तभी स्पीड कब बढ़ेगी जब तुम लोग यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। गाइस याद रखो, एंथैल्पी और डेल्टा यू हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन, एक डाउट आया है कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर से बैलेंस करेंगे, मतलब पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा एन जी 1 आएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और एक्चुअली मुझे यूनिट मेंशन करना चाहिए था, यूनिट मैंने रॉन्ग है, ऐसे समझ सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अगर तुम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? तुम लोगों को बचपन से पढ़ा है कि ऐसा कुछ आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ये भी तो कर सकते हो। बट गाइज डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा कितने क्वांटिटी के लिए निकाला जाता है? डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा कितने क्वांटिटी के लिए निकाला जाता है? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर, अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। कुछ याद है यहाँ पे? पर मोल यूनिट में पर मोल, गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोगों को 1 मोल के लिए निकालना है। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोगों के ये 2 मोल हो जाएंगे। एंड वी डोंट वांट टू कैलकुलेट फॉर 2 मोल्स, वी वांट टू कैलकुलेट फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए मतलब यहाँ पे किलो जूल पर मोल ऐसे भी यूनिट तुम लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, किलो जूल पर मोल ऐसे भी यूनिट तुम लोग ऐड कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होने वाला होगा तो। ओके, तो राइट इट डाउन गाइस। चलो और एक क्वेश्चन दो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 5A गैस प्लस 3B गैस गिविंग यू 4C गैस प्लस 2D liquid. Delta H for this reaction is -30 किलोजूल पर मोल। अब ये पर मोल जो रहता है वो इसका मीनिंग क्या रहता है? तो पर मोल मीन्स फॉर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन। याद रखना यहाँ पे ये जो पर मोल है इसका मीनिंग रहता है फॉर दिस एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें जो भी मोलर रेशियो है वो वैसे के वैसे रहेंगे तो ही। ठीक है, अब फाइंड डेल्टा यू, फाइंड डेल्टा यू व्हेन 1.2 मोल 1.2 मोल of B reacts with excess of A, reacts with excess of A। गाइस ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मूल कंसेप्ट की लैंग्वेज ऐड हो गई है। एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन in a closed rigid container, in a closed rigid container। चलो गाइस सॉल्व करो इसे सॉल्व करो। सेम फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। ओके, बाय द वे लेट मी गिव यू वन हिंट। पहली बात मतलब तुम लोगों को डेल्टा एन निकालना है, ठीक है, डेल्टा एन जी निकालना है। तो डेल्टा एन जी निकालना है तो तुम लोगों को आता ही होगा कितने गैस मॉलिक्यूल है, 4, यहाँ पे 4 है, 4 माइनस प्रोडक्ट साइड पे कितने आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा, -4 आ जाएगा। -4 मोल ये डेल्टा एन जी बन गया। अब गाइस पहले इनिशियली कुछ भी ये 1.2 मोल को भूल जाओ, पहले इनिशियली ये 1.2 मोल को भूल जाओ और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। दिस इज द बेस्ट मेथड। तुम लोग अगर यहाँ पे मोल कंसेप्ट के रूल्स लगाने बैठ गए कि 3 मोल के लिए इतना, 1.2 मोल के लिए उतना, फिर ऐसे होगा फिर वैसे होगा, गे-लुजैक्स लॉ बीच में लाओगे, क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बट वैसा नहीं करना है, हम लोगों को पहले नॉर्मल डेल्टा एच निकालना है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज अगर नहीं बताऊंगा तुम लोग लेंदी मेथड यूज करोगे। तो डेल्टा एच प्लस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब हम लोगों को डेल्टा यू निकालने बोला है
तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। अब डेल्टा एच देके रखा है 30 माइनस 30 किलो जूल पर मोल, तो ये किलो जूल में है तो माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, -4 इंटू आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 25/3 इंटू 1000। ये 1000 क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को किलो जूल है तो आर की वैल्यू भी किलो जूल में आनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दिया है 300। अब गाइस होगा क्या, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 कैंसिल 3 कैंसिल, 4 25 100, 100/3, 100/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 100/10, -30 माइनस माइनस प्लस हो गया 100/10, तो ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा, आंसर आएगा -20 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे पर मोल आए ना आए हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, ये जो आंसर आया, मतलब ये जो हम लोगों का आंसर है इस एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, इस एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन में, अच्छा ये पहले से आंसर अथर्व ने दिए के रखा था, अथर्व वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। अब इस एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने बी के मोल्स है, मुझे बताओ इस एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने बी के मोल्स है। ये जो आंसर आया वो 3 मोल ऑफ बी के लिए आया, करेक्ट, 3 मोल ऑफ बी करस्पॉन्ड्स टू -20 किलो जूल। हम लोगों को कितने मोल के लिए पूछा है, तो हम लोगों को 1.2 मोल ऑफ बी के लिए पूछा है, तो 1.2 मोल ऑफ बी के लिए कितना आंसर आएगा, 1.2 मोल ऑफ बी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.2 इंटू -2.0 डिवाइडेड बाय 3, तो गाइज कैसे होगा, 6 2 जा 6 5 जा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट माइनस, ओके ये डिवीजन में है ना, ओके तो ये कैंसिल आउट हो दे जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड फिर ये 1 जा एंड ये 10 जा, नहीं सॉरी ये 4 जा, ठीक है, तो ये 4 बच गया, तो 4 इंटू 2 -8 किलो जूल, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज ये -8 किलो जूल कैसे आएगा समझ में आ रहा है, तुम लोगों को पहले डायरेक्ट जो वैल्यूज दी है उसके साथ ही कर रहे हैं और फिर बाद में यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। देखो ये क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। चलो गाइज और एक क्वेश्चन दू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ये तुम लोग अभी सॉल्व करने वाले हो, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन of 50 ml of 50 ml of ethylene with 50 ml of hydrogen gas at 2 atmosphere is -3 kilojoule, what is delta u, q and w, डेल्टा u q एंड w। अब ये सॉल्व करके दिखाओ जरा। चलो पहली बात, वॉल्यूम दिया है तो गाइज वॉल्यूम के लिए डेल्टा एच का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, कृपया करके ये फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। बट पहले तुम लोगों को रिएक्शन लिखने आनी चाहिए गाइज, रिएक्शन लिख के बताओ। चलो रिएक्शन लिखने आनी चाहिए तो रिएक्शन लिख के बताओ, देखते हैं कौन कर पाता है।
गाइस एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, अगर समझ में आ गए तो लॉग लेना नहीं है, इंटीग्रेट नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, डेल्टा एन जी निकालने आना चाहिए, डेल्टा वी निकालने आना चाहिए, दैट्स इट। तो प्रणव, रिएक्शन में आपने नाम जो दिया है वो गलत दिया है, इथाइलिन है, आपने इथिन यूज किया है, अरे सॉरी इथाइलिन है, सॉरी मैंने एसिटाइलिन समझ लिया। प्रणव करेक्ट आंसर है, इथाइलिन इज इथिन, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो गाइस इसकी रिएक्शन क्या आएगी? रिएक्शन ये सिंपल आएगी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब याद रखना, लोअर अल्कीन एंड अल्काइंस आर गैसियस इन नेचर, रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोगों को मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, पता होगा, ठीक है। अब ये भी गैसियस फॉर्म में रहता है, लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर इन गैसियस फॉर्म, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ 50 ml इथाइलिन में 50 ml हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 100 ml इथेन मिलता है ना, करेक्ट गाइस। 15 ml इथाइलिन में 50 ml हाइड्रोजन ऐड किया तो 100 ml इथेन मिलेगा, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये समझ में नहीं आ रहा है ना? ओके, करेक्ट बोल रहे ऋषि। तो यहाँ पे गाइस गेल-यूज़ैक्स लॉ लगता है, ये एडिशन नहीं होती, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को फॉलो करता है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1 का है, तो 50 और 50 ऐड करोगे तो 100 नहीं मिलता, 50 मिलता है, गेल-यूज़ैक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 ml ही रहने वाला है, ये 50 ml ही रहने वाला है। अब गाइस मुझे बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब ये वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेल्टा यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोगों को डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू के लिए ये बन जाएगा डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी, समझ में आ रहा है? अब अगेन सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ पे डेल्टा एच का डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो किस में दी है, किलो जूल में दी है, कितनी दी है, 3 किलो जूल, तो -3 किलो जूल, -3 किलो जूल माइनस प्रेशर कितना देके रखा है, तो प्रेशर देके रखा है 2 इनटू डेल्टा वी। गाइस डेल्टा वी कौन निकालेगा, तो डेल्टा वी इज प्रोडक्ट में कितने मोल्स है 15, रिएक्टेंट में कितने मोल्स थे 100 मोल्स नहीं सॉरी ml, तो आंसर आएगा -50 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करो, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो -50 बाय 100 सॉरी बाय 1000 लीटर, ठीक है। ये -50 बाय 1000 लीटर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को शायद से, गेटिंग इट और नॉट? अब गाइज ये हो गया 50 बाय, एक काम करो प्रेशर को है ना 2 एटमॉस्फेयर के बदले बार लिख दोगे, जरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अपने लिए। 2 एटमॉस्फेयर के बदले प्लीज यहाँ पे एक बार कर दो, क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 2 एटमॉस्फेयर के बदले बार, ठीक है। अथर्व करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये 100 सॉरी नीचे 1000 से मल्टीप्लाई होगा एंड इसका यूनिट रहेगा बार लीटर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बड़ी नाइंसाफी हो रही है, -50 है, माइनस लिखना भूल गया मैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे बड़ी नाइंसाफी हो रही है, 3 किलो जूल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 100 अपॉन 1000 मतलब 1/10 बच जाएगा, 100 अपॉन 1000 मतलब 1/10 बच जाएगा, बट यूनिट है बार लीटर। अब किलो जूल और बार लीटर इनमें कभी एडिशन हो पाएगी क्या, किलो जूल एंड बार लीटर इनमें कभी एडिशन हो पाएगी क्या, तो डेफिनेटली गाइस वी कांट डू इट, नहीं हो पाएगी। तो बार लीटर को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, बार लीटर को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, तो जूल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो गया जूल्स में, अरे आर यू गेटिंग इट, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो गया जूल्स में। अब 0 0 0 0 ये 0 और ये 0, मतलब आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है -3 किलो जूल प्लस 10 जूल्स। अब 10 जूल्स इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे, तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग क्या करोगे, 10 जूल्स है और 1 किलो जूल है, तो किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट कर दो, वो भी चलेगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, विच इज नथिंग बट
-3000 plus 10 which becomes 2990 in minus जूल्स। समझ में आ रहा है? यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, अच्छा खासा यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था। इसे वापस अगर हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा -2.99 किलो जूल। अरे ये समझा, यूनिट कन्वर्जन कभी कभी ऐसे क्रूशियल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बट एक अच्छे खासे लेवल के आ जाते हैं, कोई शक। अब गाइज तुम लोगों को वर्क डन भी पूछा है, तुम लोगों को वर्क डन भी निकालने पूछा है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बताओ जरा। हाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन? W कैसे निकाला जाता है? वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी। हाँ, जब एटमॉस्फेयर में था तभी भी यही आंसर आने वाला है गाइस, बिकॉज बहुत छोटा आंसर ये। देखो 10 जूल्स के बदले एटमॉस्फेयर में तुम लोगों को क्या आता, 10.13 जूल्स आता। इतना ही डिफरेंस रहता। मुझे लगा था कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन कर दिया था। मुझे लगा कि क्वेश्चन इजी होगा, बट पहले से क्वेश्चन इजी ही था। एटमॉस्फेयर के टाइम पे तुम लोगों को 10.13 जूल्स आता, मैंने बाहर दिया तो सिर्फ 10 जूल्स हो गया। इतना ही डिफरेंस आया, ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं आया। ओके, तो गाइस W माइनस पी डेल्टा वी है, एंड तुम लोगों ने यहाँ पे प्लस पी डेल्टा वी निकाल के रखा है। तुम लोगों ने यहाँ पे प्लस पी डेल्टा वी निकाल के रखा है गाइस। पी डेल्टा वी कितना आया तुम लोगों का? पी डेल्टा वी आया तुम लोगों का 10। ठीक है, तो सॉरी प्लस नहीं है, माइनस ही है क्या ये? हाँ, माइनस पी डेल्टा भी तुम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है। गाइस माइनस पी डेल्टा भी कितना आया तुम लोगों का? माइनस पी डेल्टा भी तुम लोगों का आया +10। तो पी डेल्टा भी फिर भी यहाँ पे मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो -2 इंटू, एक्सक्यूज मी, माइनस पी डेल्टा वी, तो 2 इंटू -50 अपॉन 1000। तो इसका आंसर तुम लोगों को आएगा +100 अपॉन 1000 बार लीटर। बार लीटर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है आंसर 10 जूल्स। इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 किलो जूल। ठीक है, तो ये मतलब इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी। एंड गाइस लास्ट क्यू, मुझे बताओ रिएक्शन में प्रेशर कभी चेंज होता है क्या? केमिकल रिएक्शन में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर है QP, एंड QP इज नथिंग बट डेल्टा H। एंड यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे के रखी है? तो -3 किलो जूल। तो ये QP वैसे के वैसे रहेगा। याद रखो केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेक श्योर तुम लोगों को ये सब याद रहे। कंप्लीट दिस गाइस, लिख दो, ये लिख दो, फिर हम लोग एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज देखेंगे। रिस्पॉन्स आजकल तुम लोगों का बहुत कम हो गया है, लिख रहे हो आई गेस। गाइस पढ़ाई कैसे चालू है केमिस्ट्री की? अच्छी हो रही है, तो ठीक है। किसी को कुछ डिफिकल्टी रहेगी मुझे रात को 9-9:30 के बाद कॉल कर सकते हो, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ डाउट्स डाउट्स के लिए तो कॉल कर ही सकते हो, या फिर जस्ट कैसे पढ़े इसमें डाउट होगा। चलो तो आगे बढ़े। नाउ एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। फेस चेंजेस गाइस हम लोगों के पास 3 टाइप के रहते हैं। फेस चेंज हम लोगों के पास 3 टाइप के रहते हैं, मतलब एक्चुअली हम लोग 5 टाइप के पढ़ते हैं, बट वो 3 ही हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, ये कौन सी टाइप है मुझे पता नहीं है, केमिकल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। नाउ गाइस इन केस ऑफ फेस चेंज हम लोग कौन से फेस चेंज पढ़ते हैं? एक हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना। सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना, सॉलिड को लिक्विड में लेके जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन।
ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन, पता होगा। एंड इसके उल्टे को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड को सॉलिड में लेके जाना। गाइस इसके उल्टे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके उल्टे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। अब गाइस दूसरी प्रोसेस, लिक्विड को गैस में लेके जाना। एंड लिक्विड को गैस में लेके जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। एंड इसके उल्टे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके उल्टे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंस करना, गैस को कंडेंस करके लिक्विड में लेके जाना। अब गाइस सॉलिड को अगर मुझे गैस में लेके जाना है, सॉलिड को अगर मुझे गैस में लेके जाना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं फेस चेंज, ये सारे होते हैं फेस चेंज। अब गाइस मुझे बताओ फेस चेंज, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं या फिर तुम लोगों से पूछूं, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड फेस टू गैस फेस, तो वो टेम्परेचर क्या रहता है, वाटर को लिक्विड से गैस में लेके जाने वाला टेम्परेचर क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब 99 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में लेके जा पाऊंगा क्या मैं, ये इक्विलिब्रियम रह पाएगा क्या, फेस चेंज का जो इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम हो पाएगा क्या, नहीं, वो हमेशा 100 डिग्री पे ही होगा, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ गाइस उसका प्रेशर कितना रहता है, वाटर लिक्विड से गैस में कौन से प्रेशर पे कन्वर्ट हो सकता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस उसको प्रेशर कितना लगता है, 1 एटमॉस्फेयर लगता है, करेक्ट। तो गाइज ये फेस चेंज वाली जो रिएक्शन रहती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही होती है, ये समझ में आ रहा है क्या, देखो ये फेस चेंज वाली रिएक्शंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही होंगी, ये समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग इट और नॉट। क्यों, बिकॉज अगर मैं यही एक एग्जांपल ही तुम लोगों को दे दूं वाटर का ही, एग्जाम्पल वाटर का ही मैं अगर दे दूं, तो वाटर भी ये इक्विलिब्रियम जब दिखाता है, वाटर लिक्विड से गैस का ये इक्विलिब्रियम जब दिखाता है, तो इसका टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। अगर इसमें की एक भी वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दी तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट। तो वाटर ले लिया है तो वाटर के ऊपर ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, वाटर के लिए मुझे वैल्यूज याद नहीं है, नहीं याद अभी है। चलो तो जरा देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच of vaporization of 5 mole of a liquid at 127 degree Celsius. It is its normal boiling point. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब एट 1 एटमॉस्फेयर, याद रखना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग रहता है 1 एटमॉस्फेयर पे। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू, ये देके रखा है, विच इज 50 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यस मैंने ये वो आवाज निकाली थी अभी 2 मिनट पहले, मेरे आजू बाजू से कोई गाड़ी नहीं गई। ओके तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को क्यू निकालना है, मतलब क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू कुछ भी निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले क्यू निकालता हूँ, क्यू बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर है, मुझे बताओ क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट। तुम लोगों को डेल्टा एच पहले से देके रखा है, डेल्टा एच कितना देके रखा था, तो तुम लोगों को 50 किलो जूल पर मोल देके रखा है। अब गाइस 50 किलो जूल पर मोल जो है ये होता है 1 मोल के लिए, ये होता है 1 मोल के लिए। तुम लोगों को कितने तुम लोगों को कितने मोल्स के लिए पूछा है, ये 1 मोल के लिए है, तुम लोगों को कितने मोल्स के लिए पूछा है बताओ जरा, तुम लोगों को कितने मोल्स के लिए पूछा है, 5 मोल। तो गाइस 50 किलो जूल को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो हम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू मिलेगी 250 किलो जूल। 250 किलो जूल। अब यहाँ पे पर मोल नहीं आएगा क्योंकि ये 1 मोल से 5 मोल के लिए हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ये समझ में आ रहा है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछा था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछा था फॉर 5 मोल, और तुम लोगों को 1 मोल के लिए देखे रखा था, तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना था। बहुत सी बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। अब ये नहीं आया तो ये तो पक्का आ सकता है कि क्यू पूछा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देखे रखा है और क्यू पूछा है, और क्यू जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए गाइस। याद रखो, फेस चेंज वाली प्रोसेस, फेस चेंज वाली वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, फ्रीजिंग, ये सारी प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज जो है इट बिकम्स इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। अरे ये समझ में आ रहा है? विच इज नथिंग बट 250 किलो जूल, सेम आने वाला है। देखो बहुत सी बार एग्जाम में इतना ही आता है और हम लोगों को समझ भी नहीं आता, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्यों जो पूछा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, बिकॉज वो बॉईल हो रहा है या फिर वेपराइजेशन हो रहा है, और वेपराइजेशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो उतना लिंक लगना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? अब गाइस डेल्टा यू निकाल के देखते हैं। डेल्टा यू, अब पहली बात, कोई एक लिक्विड है, मैं अज्यूम कर लूं लिक्विड ए है, अज्यूम कर लूं लिक्विड ए है। ए लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ए गैस में, ए लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है एक ए गैस में। अब मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आती है गाइस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी ओवर हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी ओवर हियर? बताओ। 1। परफेक्ट, वेरी नाइस। गाइस दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल था और यहाँ पे 0 गैस मॉलिक्यूल्स है, तो 1 माइनस 0 1 आएगा। ये समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को डेल्टा एच का वही अपना हमेशा घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है? एंड डेल्टा एन जी आर टी अगर तुम लोगों को मिल गया तो डेल्टा यू निकालना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एच की वैल्यू हम लोगों को देखे रखी है विच इज 50। हमेशा याद रखो, पहले 1 मोल के लिए डायरेक्ट 5 मोल के ऊपर जंप मत मारो, पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेट करो गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम लोग 50 माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू कितनी आएगी 25/3 इंटू 1000। ये मत भूलना कि यहाँ पे किलो जूल है तो तुम लोगों को इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर 127 देके रखा है, टेम्परेचर हम लोगों को देके रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 में तुम लोग 273 ऐड करना, यू विल गेट 400 केल्विन। कोई शक? यहाँ पे 400 केल्विन ऐड कर दो, 400 केल्विन। अब देखो 0 से 0 मर गया, 25 4 100, 100/10 10 हो जाएगा, 10/3 3.33। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 50 माइनस 100/30, तो ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए। अब 50 माइनस 3.33 तुम लोगों को करना है, बस खत्म। 50 माइनस 3.33 तुम लोगों को करना है, और 3.33 इसमें से अगर तुम लोग माइनस करोगे तो आंसर आएगा 46.67 किलो जूल पर मोल। गाइज अभी हम लोगों ने ये पर मोल के लिए निकाला है, 1 मोल के लिए। मुझे बताओ तुम लोगों को कितने मोल्स के लिए पूछा है? दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मोल। हम लोगों को 5 मोल के लिए पूछा है, 5 मोल के लिए हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा यू फॉर 5 मोल, for 5 mole, delta U will become 46.67 into 5, और इसका यूनिट बचेगा किलो जूल। अब ये मल्टीप्लीकेशन तुम लोग खुद से कर लेना, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ गाइस, अच्छा किसी ने तो मल्टीप्लीकेशन कर भी दिया, इसका आंसर आता है 233.35। किसने दिया था? अथर्व ने आंसर दिया, किलो जूल। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड गाइस फाइनली हम लोगों को वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। अब गाइस वर्क डन का फॉर्मूला रहता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब वैल्यूज पुट करो, -1 इंटू 25 मल्टीप्लाइड 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400,
और ये इसका आंसर हम लोगों को ऊपर की तरफ ही यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। कितना आंसर आता है इसका? इसका आंसर आता है -3.33 किलो जूल पर मोल। अब ये अगेन दिस इज फॉर 1 मोल गाइज, ये मत भूलना हम लोग पहले कैलकुलेशन 1 मोल के लिए करेंगे, फिर उसको 5 मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर 5 मोल्स, फॉर 5 मोल्स, फॉर 5 मोल्स व्हाट विल हैपन? 5 मोल्स के लिए W की वैल्यू हो जाएगी 3.33। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? तो अभी मल्टीप्लाई कर दो। तो 5, ओके 16.65 -16.65 किलो जूल पर मोल, सॉरी पर मोल अभी नहीं आएगा। ओके तो गाइज फॉर्मूलाज सेम है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी शायद से। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब अभी तुम लोग करना ये क्वेश्चन, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ एक। गाइज बिलीव मी, थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं एक्चुअल में बहुत इजी रहते हैं। व्हाई आंसर डिफर्स इफ वी कैलकुलेट फॉर 5 मोल्स? अरे देखो, तुम लोगों के पास एक छोटी सी लकड़ी है, एक छोटी सी लकड़ी है, तुम लोगों ने इसको जलाया, एंड तुम लोगों के पास 5 छोटी लकड़ियां हैं, तुम लोगों ने 5 छोटी लकड़ियों को जलाया। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा हीट इवॉल्व होगी? कहाँ पे ज्यादा हीट इवॉल्व होगी? ना वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड ऑल, वो सब छोड़ दो, कॉमन सेंस की बात। तुम लोगों के पास एक छोटी लकड़ी है और तुम लोगों के पास 5 छोटी लकड़ियां है, कहाँ पे ज्यादा हीट इवॉल्व होगी? ऑब्वियसली 5 लकड़ी अगर जलाएंगे तो ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, करेक्ट ना? होली में देखा होगा, अगर तुम लोग नॉर्मली खुद से कोई लकड़ी जला रहे हो तो ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं होती, बट होली में अगर देखोगे तो जो आग बनती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट हम लोगों को फील होती है। क्यों? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग इट्स नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो एंथैल्पी अपने आप बढ़ती है। कॉमन सेंस है गाइस। ये डेल्टा यू, डेल्टा एच, हीट, ये सारे हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करने वाली चीजें ही है, वर्क डन। ठीक है, तो 5 मोल अगर हम लोग जलाएंगे तो ज्यादा हीट मिलने ही वाली है, ऑब्वियस है। तो वैसे ही एक लकड़ी जलाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी 5 लकड़ियों को जलाने के लिए, या फिर 5 मोल लिक्विड के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको गैस में लेके जाने के लिए। समझ में आ रहा है? देखो गाइज, डेल्टा एनजी निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, एंड क्यू कांस्टेंट प्रेशर रहता है, वो हम लोगों को याद रखना है, दैट्स इट। गाइज थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन सब्जेक्ट बन जाता है, सिर्फ इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why we calculate for 1 mole first and then multiply by 5? बिकॉज पहले ही डायरेक्ट 5 मोल्स के लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तुम लोग बीच में ही मतलब कंफ्यूज हो सकते हो। 1 मोल के लिए कैलकुलेट करके 5 मोल निकालना, ये मुझे इजी मेथड लगती है, मतलब पर्सनली मुझे ये इजी मेथड लगती है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट को डायरेक्ट 5 मोल्स के लिए कैलकुलेट करते वक्त कंफ्यूज होते हुए। तो 1 मोल निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई तो करना है, इट इज क्वाइट इजियर। ओके, तो नेक्स्ट, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, molar enthalpy of vaporization of ethanol, of ethanol at its boiling point, at its boiling point 330 Kelvin, which is not exactly correct, round off किया गया है, is 30 kilojoule per mole. Calculate delta U for this reaction. अब ये तुम लोग करके देखो जरा गाइस, ये तुम लोग करके देखो, वेपराइजेशन दिया है, ये अभी तुम लोग सॉल्व करके देखो, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। इसका आंसर निकालो चलो।
किसी को आंसर आ रहा है? वेरी नाइस प्रणव, करेक्ट आंसर है। ओके बाकी स्टूडेंट्स आंसर बताओ। चलो दीक्षा करेक्ट आंसर है। अथर्वा आपने गलती से माइनस करने के बदले प्लस कर दिया है आई गेस, जरा चेक करो साइन में किधर तो मिस्टेक कर दी है, माइनस के बदले प्लस आंसर आया आपका। यस गाइस चलो आगे बढ़े। हो गया क्या? ओके तो लेट्स मूव अहेड नाउ नेक्स्ट। इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं आया। देखो इथेनॉल C2H5OH लिक्विड में था, जो कि तुम लोग लेके जा रहे हो C2H5OH गैस में। तुम लोगों को यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आ रहा है? तो वो +1 आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये 1 मोल मिल रहा है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है? देखो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाना हमेशा। ठीक है, तुम लोगों को टेम्परेचर देखे रखा है, डेटा लिख दो पहले चाहिए तो। टेम्परेचर कितना देके रखा है? 330 केल्विन। तुम लोगों को डेल्टा एच भी देके रखा है, डेल्टा एच कितना देके रखा है? 30 किलो जूल पर मोल। गेटिंग इट? अब गाइस इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? अब इसके बाद हम लोगों को डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। डेल्टा यू के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, आदित्य करेक्ट आंसर है। अब गाइस यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी देके रखी है हम लोगों को? 30 किलो जूल। तो 30 माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है गाइस? डेल्टा एनजी की वैल्यू आई है 1 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 25/3 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 330। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये गया 0 0, 3 1 जा 3 11 जा। ठीक है, एंड बाद में तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 माइनस 11 से हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 275/10। हाइला कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ 100 के बदले मैंने 1000 के बदले मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, वही सोचूं। सॉरी गाइस, यहाँ पे 100 से नहीं 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये अभी हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 30 माइनस 2.75 विच इज नथिंग बट 27.25 किलो जूल। खत्म। गेटिंग इट? गाइस याद रखो तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वेपराइजेशन करना है। वेपराइजेशन में हमेशा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ही। तुम लोग उसको हीट दे रहे हो ना गाइस, हीट किसी चीज को अगर दोगे तो डेल्टा एच बढ़ेगा। ये हम लोगों ने बहुत बार सोचा है, बहुत बार। ठीक है, तो वेपराइजेशन के टाइम पे हमेशा एंथैल्पी और डेल्टा यू जीरो नहीं, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे जब आंसर मेरा 27 से माइनस करके बहुत छोटा आ रहा था, तो वही मुझे डाउट है कि ऐसे कैसे, और तुम लोगों के आंसर मुझे पहले से पता भी थे। ठीक है, तो याद रखो वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे इंटरेस्टिंग करते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज and enthalpy change change
for 9.2 grams of ethyl अल्कोहल। ठीक है, तो गाइस 9.2 ग्राम्स अगर कर दिया तो कितना आएगा, वो अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो ये बताओ जरा, ये करके दिखाओ 9.2 ग्राम्स के लिए कितना आंसर आएगा। 9.2 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए कितना आंसर आएगा, बताओ। अब गाइस ये पर मोल है, ये मत भूलना दिस वाज फॉर 1 मोल। ठीक है, ऊपर भी डेल्टा एच की इक्वेशन में पर मोल दिया था, ये दिस इज फॉर 1 मोल। अब हम लोगों को 9.2 ग्राम्स के लिए निकालना है, तो पहले तो 9.2 ग्राम्स मतलब कितने मोल्स वो निकाल लो। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 9.2 मतलब कितने होते हैं, C2H5OH। इसका मोलर मास कितना आएगा, 24 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, इसका आंसर आएगा 46 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट, तो गाइस गिवन मास दे के रखा है तुम लोगों को 9.2 अपॉन 46। अगर तुम लोगों को पता होगा 46 वन जा एंड 46 टू जा 92 होता है, तो ये हो गया 0.2 मोल। आदित्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइस डेल्टा यू फॉर 0.2 मोल कितना आएगा वो अभी हम लोगों को निकालना है। तो 1 मोल के लिए कितना था, 1 मोल के लिए तुम लोगों को आया था 27.25। तो 27.25 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों का आंसर मिलेगा 5.4, कितना है आंसर 45। ओके, 5.45 किलो जूल। अरे ये समझ में आ रहा है, प्रणव करेक्ट आंसर था। एंड ये आ गया डेल्टा यू। ओके, डेल्टा यू कितना आएगा 0.2 इंटू 27.25, इसका आंसर आएगा 5.45 किलो जूल। ये समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग पहले से मतलब ये क्वेश्चन में अगर पहले से लिखा रहता तो शायद तुम लोग और ज्यादा कंफ्यूज होते। एंड अगर तुम लोगों ने यही पहले निकाल दिया और आंसर निकालने जाओगे तो लेंदी भी होता है और बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है। अब गाइस डेल्टा एच कितना आएगा, डेल्टा एच हो जाएगा 0.2 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 6 किलो जूल। खत्म। अरे समझ में आ रहा है क्या, देखो पहले 1 मोल था, फिर 0.2 मोल के लिए एंथैल्पी कम हो जाएगी, कॉमन सेंस है। गेटिंग इट। चलो लिख के कंप्लीट कर दो। ओके, नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो इसके पहले ब्रेक की जरूरत नहीं है ना, हार्डली 45 मिनट्स बाकी है, तो ब्रेक की जरूरत नहीं है ना किसी को, या कोई है जो थक गया है। हाँ, लेक्चर 4 o'clock तक ही है, उसके बाद तुम लोग इसके लिए भाग सकते हो। नो ब्रेक, यप। तो चलो गाइज, उसके बाद तुम लोग ओपन डाउट सेशन के लिए भी भाग सकते हो, अगर किसी को डाउट पूछने ही रहेंगे वहां पे जाके। तो गाइज नाउ विल स्टार्ट विद स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बोलने के बदले प्रोसेस, प्रोसेस कोई भी रह सकती है। तो गाइज मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस दो टाइप की रहती है, एक रहती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, विच अकर्स विच अकर्स
विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, या फिर जो थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद अपने आप चलती जाती है। अब गाइस इसका मीनिंग क्या है? मेरे पास एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मैंने एक बॉल रख दिया है। अब थोड़ा सा हवा का झोंका आया या फिर मैंने इधर से थोड़ी सी फूक मार दी। अब मुझे बताओ, एक बार ये बॉल नीचे निकलना स्टार्ट हो गई तो ये अपने आप नीचे जाएगी या नहीं जाएगी? ये अपने आप नीचे जाएगी या नहीं जाएगी? दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ जरा मुझे। ये अपने आप जाएगी तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब मेरे पास रूम में एक पड़ी हुई गर्मा गर्म चाय है, बट मैं जरा काम में बिजी हूँ तो मैं पी नहीं पाया। सेकेंडली मुझे चाय अच्छी भी नहीं लगती। तो गाइस एक गरम गरम चाय है जो ऐसे रूम में पड़ी है। अब मुझे बताओ, ये चाय विद टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? ऑटोमेटिकली ठंडी होती जाएगी, तो इट इज स्पॉन्टेनियसली कूल्स डाउन, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। मतलब इसमें से अपने आप हीट बाहर इवॉल्व होते जाएगी। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस मेरे पास दो गैसेज है, ऐसे दो कंटेनर के अंदर, दो बल्ब्स के अंदर मैंने दो गैसेज मिक्स करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस ए है और यहाँ पे गैस बी है, एंड मैंने ये बीच का कॉर्क ओपन कर दिया। मुझे बताओ, एक साइड की गैस ऐसे बोलेगी कि नहीं मैं इसी एरिया में रहूंगी, मैं दूसरी तरफ जाऊंगी ही नहीं। व्हाट डू यू थिंक? ये दोनों गैसेस अपने अपने बल्ब्स में ही रहेंगे, अपने अपने एरिया में ही रहेंगे, या जैसे ही मैंने ये बीच का कॉर्क हटा दिया ये दोनों मिक्स हो जाएंगे? मुझे बताओ, ये दोनों गैसेस जिधर थी उधर ही रहेंगे या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे? अरे बोलो, बोलने के लिए पैसे नहीं लगते। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स हो जाएंगे, बराबर। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी, स्पॉन्टेनियस कूलिंग होगी, स्पॉन्टेनियस रोलिंग डाउन हो जाएगा। तो कुछ प्रोसेस रहती है जो स्पॉन्टेनियसली होती है, एंड दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which do not occur, which do not occur without an external force, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, इनके एग्जैक्ट अपोजिट एग्जाम्पल्स लिखना, तुम लोगों को अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। तो ये पहाड़ी है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक बॉल है। मुझे बताओ, इस बॉल को अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो ये अपने आप जाएगा क्या? ये बॉल अपने आप ऊपर जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक ठंडी हुई हुई चाय है, अब ये चाय अपने आप गर्म होगी क्या? ये चाय अपने आप गर्म होगी क्या? ये भी नहीं होगा शायद से। अपने आप गर्म होने लग जाता तो क्या बात ही अलग होती। एंड गाइस मेरे पास दो मिक्स्ड गैसेस है, मेरे पास दो मिक्स्ड गैसेस है, दो बल्ब्स में दो मिक्स्ड गैसेस थी। कुछ टाइम के बाद ये अपने आप सेपरेट हो जाएंगी क्या? तो डेफिनेटली ये अपने आप सेपरेट भी नहीं होने वाली है। कुछ दिमाग में घुस रहा है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो गाइस मेरे पास मिक्स्ड गैसेस थी, अब कुछ टाइम के बाद ये अपने आप सेपरेट हो गई, ये एक एरिया में, ये दूसरे एरिया में। ऐसा भी कभी होना इम्पॉसिबल, मुश्किल है भाई, होगा ही नहीं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से नहीं हो सकती, वी हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू इट, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आगे,
ये सारी चीजें हम लोगों को फ्लॉट बता रहा था क्या गाइस? मुझे बताओ फ्लॉट, लिमिटेशंस ऑफ फ्लॉट, लिमिटेशन ऑफ फ्लॉट। फ्लॉट हम लोगों को बताएगा क्या कि चाय गर्म से ठंडी होगी या ठंडी से गर्म होगी? नहीं। फ्लॉट हम लोगों को क्या बताता है कि गर्म चाय है तो उसमें से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, या फिर ठंडी चाय है उसे गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फ्लॉट ओनली टॉक्स अबाउट एनर्जी चेंज। याद रखो फ्लॉट जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओनली टॉक अबाउट एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज। फ्लॉट क्या बोलेगा? भाई चाय को ठंडा करना है, एक काम कर हीट बाहर निकाल दे। चाय को गर्म करना है, एक काम कर हीट अंदर ऐड कर लो। फ्लॉट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। वो ये नहीं बताता कि अपने आप होगा या नहीं होगा। उसे क्या पता, वो क्या बोलेगा कि अगर चाय ठंडी हो गई है तो चाय को गर्म करने के लिए उसको हीट करो, बस अपने आप गर्म हो जाएगी। इट विल नॉट टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी। तो इट डज नॉट टॉक अबाउट, it does not talk about spontaneity of process। ये हम लोगों को डायरेक्शन भी बताता है क्या कि भाई ये बॉल ऊपर से नीचे ही आएगी या नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ये डायरेक्शन भी नहीं बताता। डज नॉट टेल या फिर डू नॉट टेल डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। ये कुछ फ्लॉट के लिमिटेशंस हो गए, वो सिर्फ एनर्जी की बात करता है। बाकी डायरेक्शन स्पॉन्टेनिटी गए तेल लगाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लॉट की लिमिटेशंस है, समझ में आ रही है। अब हम लोगों को रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखना है और पैरामीटर्स देखने हैं। तो ये पहले लिख दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहले लिख दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइस थर्मोडायनेमिक्स में मेजर जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं तुम लोगों को चैप्टर के बाद बताऊंगा, मुझे एक बार याद दिला देना। एडियाबेटिक के हम लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज देखे थे उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। मैं तुम लोगों को रिवीजन जब कराऊंगा तो भी बताऊंगा ही कि कौन से इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग उनके ऊपर ही फोकस करो। नीट वाले तो ऑब्वियस है, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर मैं रिवीजन जब कराऊंगा तो तुम लोगों को जो चीजें ज्यादा पूछी जाती है उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस कराऊंगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, मेंस के ऊपर और नीट के ऊपर ज्यादा फोकस अभी रखना। हम लोगों को कुछ भी करके 200 से 250 के बीच में हम लोगों का स्कोर रखना है, ठीक है। जिसको एक्सपेक्टेशन 200 की नहीं है, मिनिमम 180 का टारगेट तो रहना ही चाहिए। तो 180 के लिए तुम लोगों को 200 से 250 का टारगेट रखना ही है। गाइस याद रखो, जो कोई सोच रहा है कि मैं 150 मार्क्स लाऊंगा, 180 मार्क्स लाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। टारगेट बड़ा रखो तब जाके कुछ बात बनती है, ठीक है। टारगेट एक अच्छा खासा बड़ा रखना तब जाके कुछ बात बनती है। तो 200 टू 250 का टारगेट रख के चलो। उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं बता ही दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। देखो 4 अटेम्प्ट दोगे ही ना तुम लोग? हाँ, अरे अगर 300 का हो जाए तो और क्या चाहिए, मतलब मैंने खुद ने, हम मेरी एक एग्जाम गेट के एग्जाम के बारे में तुम लोगों को बताया होगा। तो गेट के एग्जाम में मैंने खुद ने मेरा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 रखा था, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स की एग्जाम रहती है। नो डाउट आया नहीं, 54 आया था ना, कितना आया था, 52.5 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो बट स्टिल इट डिपेंड्स कि तुम लोगों का स्कोर कितना है, ठीक है। एंड हाँ 52.5 में भी मेरी रैंक 125 थी, तो एग्जाम डिफिकल्ट थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर तुम लोग आउट ऑफ का टारगेट रखोगे तो और अच्छी बात रहती है, तुम लोगों की रैंक आ ही तो जाएगी। आउट ऑफ का अगर जो टारगेट रखता है उसकी रैंक तो आती ही अच्छी खासी, एटलीस्ट ट्रिपल डिजिट में रैंक आ सकती है गाइस, अगर आउट ऑफ का टारगेट रख के चलोगे। ट्रिपल डिजिट में रैंक आ गई तो क्या बात। और अपनी डील पता होगी, केमिस्ट्री में अगर 100 आउट ऑफ 100 ला दिए तो जहां बोलोगे वहां पे पार्टी करेंगे। ओके, तो गाइज लिमिटेशन ऑफ फ्लॉट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी।
कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। हाँ, एग्जाम अगर डिफिकल्ट जाए होगी रहेगी तो सबको ही डिफिकल्ट जाएगा, तुम लोगों को ही नहीं, बट आउट ऑफ का अगर टारगेट रखोगे तो वो तो बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, आउट ऑफ का टारगेट जो रखते हैं वो आराम से 230 अबव तो लाएंगे ही, आउट ऑफ का टारगेट अगर रखा है तो। ओके, तो गाइज कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब बाकी सब्जेक्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट केमिस्ट्री में तो आउट ऑफ निकाल ही सकते हो, केमिस्ट्री इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो अब कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी में सबसे पहले एनर्जी कंडीशन आती है। नंबर 1 इज एनर्जी कंडीशन। एनर्जी क्राइटेरिया। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ, हम लोगों को एनर्जी ज्यादा एक्सपेंड करने में मजा आता है या एनर्जी कंजर्व करने में मजा आता है? मुझे बताओ, अपनी एनर्जी कम रहनी चाहिए या बहुत ज्यादा रहनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? एनर्जी शुड इंक्रीज और इट शुड डिक्रीज? इट शुड डिक्रीज। वेरी नाइस। कम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गाइस। देखो, भाग दौड़ करने में किसी को भी मजा नहीं आता, बट घर बैठे सोने में सबको मजा आता है। करेक्ट और रॉन्ग? तो गाइस, एनर्जी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो इट शुड ऑलवेज डिक्रीज। एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ spontaneous process always decreases, always decreases। ठीक है, तो अब अगर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूं, समझो। एग्जांपल्स बाद में लेते हैं, पहले हम लोग कुछ एक सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं। तो मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी मॉलिक्यूल में। मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल था जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी मॉलिक्यूल में। अब मुझे बताओ, ए मॉलिक्यूल जब बी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो हो रहा क्या है? ये अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो ए शुड हैव हाई एनर्जी। ए के पास हाई एनर्जी रहनी चाहिए। मुझे बताओ, ये स्टेबल है अनस्टेबल है? तो ऑब्वियसली दिस इज लेस स्टेबल, ऑब्वियसली दिस इज लेस स्टेबल। हाई एनर्जी से ये चला गया लो एनर्जी में, मतलब क्या? तो इट विल बिकम मोर स्टेबल। गाइज, अगर इसको मैं तुम लोगों को एग्जांपल के लिए बताने जाऊं तो देखो, तुम लोग किसी एक जगह पे जूनियर इंजीनियर के काम पे लग गए। ठीक है, मतलब तुम लोगों का कोई एक छोटा मोटा काम है जहाँ पे तुम लोग नॉर्मल किसी एक अप्लायंस के ऊपर या फिर किसी एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के बारे में देख रहे हो एंड सब कुछ ओवरऑल। ठीक है, एंड बाद में तुम लोगों की तरक्की हो गई। ठीक है, एंड तुम लोग एक किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, सीनियर इंजीनियर बन गए या फिर उसके आगे कहाँ पे तो पहुंच गए। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम लोग कहाँ पे रहना पसंद करोगे? एकदम छोटे लेवल पे जहाँ पे तुम लोगों को उस इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस देखनी है, उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, संभालना है, या फिर किसी एक बड़े पोस्ट पे जहाँ पे तुम लोग जो उस इंस्ट्रूमेंट को संभाल रहे हो उनके बॉस हो और अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ आराम कर रहे हो एंड बीच में जाके सिर्फ देख रहे हो कि अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर। तो गाइस, जहाँ पे तुम लोगों की एनर्जी कम है, तुम लोग जैसे जैसे ऊपर वाले पोस्ट पे पहुंचते पहुंचते जाओगे, तुम लोगों की एनर्जी तो कम रहेगी, कम एनर्जी एक्सपेंड करोगे, पेमेंट बहुत ज्यादा होगा एंड तुम लोगों की स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ते जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो नेचर में भी हम लोगों को हमेशा लोअर स्टेबिलिटी में रहना ज्यादा पसंद है, सॉरी लोअर एनर्जी में रहना ज्यादा पसंद है, बिकॉज लोअर एनर्जी में हम लोगों की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब तो मुझे बताओ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हाई एनर्जी से लो एनर्जी में मैं जा रहा हूं, मतलब मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूं, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। वेरी नाइस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो। डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो गाइज, व्हाट वी कैन कंक्लूड? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज, यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा? व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस? कंक्लूजन इज क्वाइट सिंपल। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर all exothermic reactions या फिर all spontaneous reactions, all spontaneous reactions are exothermic, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वैसे कुछ एग्जांपल अगर देने जाऊं तो तुम लोगों को एग्जांपल भी दिखाता हूं, देखो। अगर तुम लोग गरम गरम चाय लो, तो गरम गरम चाय मुझे बताओ हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट इवॉल्व करती है?
तुम लोगों के पास अगर गरम गरम चाय है तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इवॉल्व करते हैं, तो वो अपने आप हीट इवॉल्व करती है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं HCl और NaOH को कंबाइन करूं तो गाइज मुझे NaCl प्लस H2O मिलता है, NaOH प्लस H2O मिलता है। एंड यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है वो रहती है -57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है कि नहीं होती? बहुत फास्ट होती है। बट इसकी उल्टी रिएक्शन होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट रिएक्शन के लिए -57 लग रहा है तो उल्टे रिएक्शन के लिए +58 लगे 57 लगेगा। आर यू गेटिंग इट? मेरी भावनाएं पहुंच पा रही है? ये रिएक्शंस जो रहती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रहती है। ये रिएक्शंस जो रहती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रहती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज इसमें एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट यहाँ पे आगे लिख देना, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका और एक एग्जाम्पल, अगर मतलब ये एग्जाम्पल्स हम लोग लिख रहे थे ना, तो इसका और एक अगर एग्जाम्पल चाहिए तो और एक एग्जाम्पल लिखो, ऑल कंबशन प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड, एंड और एक एग्जाम्पल लिखो, ऑल कंबशन प्रोसेस, ऑल कंबशन प्रोसेस। तुम लोग किसी भी चीज को जलाना स्टार्ट करो, देखो जलता है कि नहीं। किसी भी चीज को, अपने कपड़ों को, अपने ईयरफोन्स को, इस पेन को, अपने अगर तुम लोग स्पेक्स पहन रहे हो तो उनको जलाने की कोशिश करो, पेपर जलाने की कोशिश करो, प्लास्टिक जलाने की कोशिश करो। पानी नहीं जलता, नहीं तो कोई बोलेगा पानी को जला के दिखाओ सर, ठीक है। बट बाकी सारी चीजें अपने आप कंबस्टिबल है, करेक्ट, वो अपने आप जलने वाली है। हाइड्रोजन को जला के देखो, ठीक है। तो गाइज मेजरली सारी चीजें अपने आप जल जाती है। क्यों जलती है? बिकॉज उसमें एनर्जी, हीट इवॉल्व होती है ना, कंबशन में हीट इवॉल्व होती है। इन शॉर्ट घर को आग लगा दो, करेक्ट, ठीक है। तो अपने आप जलने वाला है वो गाइज, वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो गाइज ये एक्सोथर्मिक रहता है। बट फिर कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, तो व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, इफ आई हैव अ आइस क्यूब, मेरे पास अगर एक आइस क्यूब है और उसको मैंने रूम में बाहर निकाल के रख दिया, मुझे बताओ ये आइस क्यूब ऐसे के ऐसे रहेगा क्या? एक आइस क्यूब है मेरे पास, इसको मैंने रूम में बाहर निकाल के रख दिया, व्हाट विल हैपन? बताओ जरा, व्हाट विल हैपन? ये अपने आप रूम की हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, ये अपने आप रूम की हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा एंड ये मेल्ट हो जाएगा। नाउ गाइस टेल मी, दिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? तो ऑब्वियसली दिस इज एंडोथर्मिक। तो इसके हिसाब से तो आइस कभी मेल्ट होना ही नहीं चाहिए, बट आइस मेल्ट हो रहा है। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? मुझे बताओ, ये फर्स्ट स्टेप करेक्ट है या रॉन्ग है? तो गाइस ऑब्वियसली इसमें कुछ तो लिमिटेशन है। सी, दिस इज कंक्लूजन इज नॉट ट्रूली रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इसमें कुछ तो लिमिटेशन आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, वो आइस क्यूब का जो पानी है, मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे घर में अगर ऐसा कुछ हो जाए और घर पे कोई ना रहे, मॉम डैड ना रहे, तो मैं वो साफ भी ना करूँ, ठीक है। तो अब मैंने वो पानी ऐसे ही रख दिया, किचन में आइस क्यूब निकाल के रखा था, कुछ तो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ बनाते बनाते एक आइस क्यूब मेरे से हाथ से गलती से किचन के ऊपर गिर गया एंड मैंने उसको वैसे ही रख दिया। कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट हो गया, आई डोंट गिव अ डैम, मैं अपने जूस के साथ बिजी हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ, अगले दिन जब मैं उठूंगा, जूस पीने के बाद सो गया, अगले दिन मैं जब उठूंगा तो मुझे बताओ, ये आइस क्यूब यहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है, तो ये पानी यहाँ पे वैसे ही रहेगा किचन के ऊपर या ये गायब हो जाएगा? ये पानी वहां पे वैसे ही रहेगा, वो गायब हो जाएगा, क्या होगा बताओ? इट विल इवेपोरेट, करेक्ट बोल रहे हो गाइस, ये पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा, ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। ना ना ना, इट विल नॉट रिमेन एज इट इज गाइस, वो पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाते हैं, इट इवेपोरेट्स। घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। ये इवेपोरेट होगा एंड गाइस ड्यूरिंग इवेपोरेशन व्हाट विल हैपन? ड्यूरिंग इवेपोरेशन इट विल एब्जॉर्ब सम हीट, अगेन इट विल एब्जॉर्ब सम हीट, करके देखना चाहिए तो आज। एंड इवन दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है।
अगर स्लोप रहेगा किचन में तो वो गिर जाएगा, ऑब्वियस है, बट हाँ अगर गिर नहीं गया और वहां पे ही अगर है तो ये डेफिनेटली इट विल इवेपोरेट। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब मुझे बताओ, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो सारी की सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस रहती है, ये करेक्ट है क्या? नहीं। तो गाइस सम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस, सम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, तो कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस भी ऐसे रह सकती है जो स्पॉन्टेनियस है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? करेक्ट, हम लोगों को ऐसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये एनर्जी क्राइटेरिया था, बट फिर इसके बाद हम लोगों ने एक नया क्राइटेरिया ढूंढा। नया क्राइटेरिया मतलब ये, मतलब पहला क्राइटेरिया ये एग्जैक्ट आंसर बता पा रहा है क्या? नहीं बता पा रहा है। तो नीचे लिखो एनर्जी क्राइटेरिया, देयरफॉर एनर्जी क्राइटेरिया, देयरफॉर एनर्जी क्राइटेरिया is not enough to determine स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो गाइज एनर्जी अगर इनफ नहीं है तो दूसरा कौन सा है? तो एंट्रोपी आया। मीत करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। बोर्ड्स लेक्चर आएगा, अपने बैठे थे या फिर यूट्यूब पे लेक्चर आगे देख के हो चुके हो तो। बट सेकंड आता है एंट्रोपी। अब गाइस सेकंड आता है एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर बोलने के बाद एक मैजिक क्वांटिटी है। मुझे बताओ एंट्रोपी का मीनिंग क्या रहता है? एंट्रोपी का मीनिंग क्या रहता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ केओस। करेक्ट बोल रहे हो, बहुत सही। तो इट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो गाइज जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहता है नेचर में उतना हम लोगों को अच्छा लगता है, उतना हम लोगों को बुरा लगता है। मुझे बताओ लाइफ में शांति रहेगी तो अच्छा लगेगा या केओस रहेगा तो अच्छा लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? हम लोगों को क्या ज्यादा पसंद है, पीस या केओस? ना 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 गाइज, मुझे बताओ केओस। वी लव केओस गाइज, याद रखो वी थ्राइव ऑन केओस। ठीक है, अगर लाइफ में स्टैग्नेंसी आ गई, जैसे कि लॉकडाउन आ गया, तो बहुत बोर होता है। तुम लोगों को पता होगा, एक आध दूसरा दिन अच्छा लगता है कि अरे यार छुट्टी मिल गई, चलो शांति है एंड ऑल। बट गाइज आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड। ठीक है, तो हम लोगों को केओस बहुत अच्छा लगता है, वॉर्स बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो वैसे बताने के लिए हम लोग शांति प्रिय है, बट एक्चुअल में हम लोग नहीं है। वी लव केओस। ठीक है, लाइफ शुड बी अनप्रेडिक्टेबल। करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस सिमिलरली एटम्स के केस में भी वही होता है। देखो एटम्स के केस में भी वही होता है। तो ये हम लोगों का आइस था। आइस में ये एटम्स है ना ऐसे शांति से बैठे हुए थे, इनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था यार, मतलब क्या बोरिंग लाइफ चालू है। इनके लिए वो लॉकडाउन हो गया। तो ये जो आइस के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने बोला भगा, अब हम लोग बिखर जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम दे गॉट रीअरेंज्ड इनटू अ रैंडम स्ट्रक्चर। इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया एंड नाउ दे आर फ्री टू फ्लो। समझ में आ रहा है? अब ये आराम से फ्लो हो पाएंगे। तो दिस इज क्वाइट गुड। बट फिर इन्होंने बोला कि बहुत टाइम के बाद अरे यार इसमें भी बोर होने लग गया, तो लेट्स गो इन गैसियस स्टेट और वेपर फेज, जहां पे अभी हम लोगों को कोई किसी का पप्पा भी रोक नहीं पाएगा। करेक्ट गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऑब्वियस है ना, तुम लोग छोटे थे, मॉम डैड किधर बाहर घूमने नहीं भेजते थे अकेले, कि तुम लोग बड़े हो गए रहोगे फिर भी अभी तक मॉम डैड शायद से बाहर घूमने नहीं भेजते रहेंगे। बट जैसे ही तुम लोग 12th पास करके इंजीनियरिंग करने के लिए किधर बाहर चले जाओगे, मेडिकल के लिए किधर बाहर चले जाओगे, हॉस्टल में रहने स्टार्ट हो जाओगे, फिर तुम लोगों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। करेक्ट? ठीक है, तो तब तुम लोग जो मस्ती करोगे, जो तुम लोगों को फ्रीडम रहेगी उसकी बात ही अलग रहेगी। तब तुम लोगों की एंट्रोपी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तो गाइज हम लोगों को एंट्रोपी सबसे मैक्सिमम लगती है या मिनिमम लगती है? घर पे बैठे रहना पसंद है या हॉस्टल में मजे करना पसंद है? हाँ, इसीलिए हॉस्टल में जाना है, इसीलिए मुंबई के बाहर जाना है।
तो ऑब्वियसली हम लोगों को हमेशा मैक्सिमम एंट्रोपी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पे मिनिमम एंट्रोपी थी, यहाँ पे मिनिमम एंट्रोपी थी और यहाँ पे मैक्सिमम एंट्रोपी थी। तुम लोगों को मेजर ऑफ डिसऑर्डर समझ में आ रहा है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, कहाँ पे डिसऑर्डर ज्यादा होगा और कहाँ पे डिसऑर्डर कम होगा। तो मुझे बताओ इस सारे प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेसेस में चेंज इन एंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, वेरी नाइस, इट इज इंक्रीजिंग, परफेक्ट, इट इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आ रहा है? एंट्रोपी बढ़ते जा रही है। इधर तक किसी को कुछ डाउट? अब गाइस एंट्रोपी का फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन तुम लोगों को वो बताने वाला हूं मैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला, एंट्रोपी का फॉर्मूला बहुत इजी है गाइस, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एंट्रोपी का फॉर्मूला रहता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये हम लोगों का एंट्रोपी का फॉर्मूला है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल रहता है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या गाइस? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या? टाइप्स ऑफ प्रोसेस पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार वापस याद दिला देता हूँ। मुझे बताओ रिवर्सिबल मतलब वो कौन सी टाइप की प्रोसेस हो गई? अब हम लोग यहाँ पे कुछ नए नाम लिखने वाले हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब शायद मेरे ख्याल से गाइस जो इक्विलिब्रियम में रहती है, करेक्ट कि नहीं? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है इसका मीनिंग है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, करेक्ट ना? करेक्ट ना? स्लो है, इक्विलिब्रियम पे है, which occurs very slow, which is in equilibrium at each step। बहुत पहले किसी जमाने में पढ़ा था हम लोगों ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अब मुझे बताओ गाइस इरिवर्सिबल मतलब? इरिवर्सिबल मतलब जो एक बार हो जाए तो वापस पीछे ना जाए। ये बॉल एक बार नीचे आ गया तो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा। ये चाय एक बार ठंडी हो गई तो वापस गर्म नहीं होगी। ये गैसेस एक बार मिक्स हो गई तो वापस अनमिक्स नहीं हो पाएंगी। मुझे बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस विच टाइप ऑफ प्रोसेस? जो एक बार हो गई तो वापस पीछे नहीं जा पाएंगी, मतलब कौन सी? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो गाइस इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। एंड गाइस फाइनली आता है इम्पॉसिबल प्रोसेस। मतलब एंट्रोपी में हम लोग ये तीन वर्ड्स भी यूज करेंगे, इनका मीनिंग जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इम्पॉसिबल मतलब क्या? जो होती ही नहीं है, और जो होती नहीं है वो क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन स्पॉन्टेनियस। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट और नॉट गाइस? बताओ जरा, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डेरिवेशन ऑफ, हाँ अब गाइस ये डेरिवेशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी काम की नहीं है। तो जो और डेरिवेशन के बाद मैं रुक जाऊंगा। तो जो नीट और मेंस के स्टूडेंट है वो चाहिए तो अभी मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये डेरिवेशन जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम की नहीं है, तुम लोगों को इधर तक ही याद रखना है। इसके बाद वाला पार्ट तुम लोगों को काम में नहीं आएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जो जेई मेंस और नीट वाले स्टूडेंट है, इफ यू वांट यू गाइस कैन लीव, बट आई विल सजेस्ट कि बैठ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हार्डली 15 मिनट बाकी है, ठीक है? तो नेक्स्ट डेरिवेशन फॉर फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, फॉर एंट्रोपी इतना ही लिख देते हैं। चलो अब गाइस डेरिवेशन जो है ना वो कैरनॉट साइकिल से होती है। डेरिवेशन जो है वो कैरनॉट साइकिल से होती है, ठीक है? तो कैरनॉट साइकिल तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैरनॉट साइकिल पहले से फिजिक्स में हो गया है। अब कैरनॉट साइकिल में होता क्या है? एक इंजन है, इंजन में हम लोग ऐड करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल इंजन को देता है एनर्जी, करेक्ट और रॉन्ग? इंजन में हम लोग ऐड करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल इंजन को देता है एनर्जी और उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। सोर्स के वजह से इंजन कर पाता है वर्क डन, करेक्ट और रॉन्ग? सोर्स की वजह से इंजन जो है वो कर पाता है वर्क डन, करेक्ट और रॉन्ग? इसने वर्क डन किया एंड वर्क डन करने के बाद, इंजन ने वर्क डन किया एंड वर्क डन करने के बाद जो एक्स्ट्रा की हीट है, इंजन गर्म हो जाता है ना,
तो एक्स्ट्रा की हीट हम लोग बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं, और जहाँ पे वो रिलीज होती है, मतलब नेचर में हम लोग वो रिलीज करते हैं एक बड़े से रिजर्वायर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंक। गेटिंग इट गाइस? अब सोर्स में हीट थी Q1, सोर्स की हीट थी Q1 और सिंक की हीट रह रही है Q2। सोर्स का टेम्परेचर रहता है T1, तो सिंक का टेम्परेचर हो जाता है T2। गेटिंग इट गाइस? अब वर्क डन कितना होगा? तो गाइस देखो, पेट्रोल ने इसको 100 जूल्स अगर प्रोवाइड किए और इसने नेचर में 10 जूल्स अगर रिलीज कर दिए, तो इसका वर्क डन कितना होगा बताओ मुझे। तुम लोगों ने इंजन के अंदर पेट्रोल ऐड किया, पेट्रोल ने इंजन को 100 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की, बट इंजन ने उसमें से कुछ यूज की और 10 जूल्स सिंक के हिसाब से बाहर फेंक दी, सिंक के थ्रू 10 जूल्स बाहर फेंक दी, तो वर्क डन कितने जूल्स का हुआ? Q1 जो था वो 100 जूल्स था, पेट्रोल ने इंजन को 100 जूल्स दिए एंड इंजन ने उसमें से 10 जूल बाहर फेंक दिए, तो उसने कितने जूल्स यूटिलाइज किए गाइस? सिंपल क्वेश्चन है ये कार्नोट साइकिल का। कितने जूल्स यूटिलाइज किए? 90 जूल्स यूटिलाइज किए, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस W का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2, W का फॉर्मूला हो जाता है Q1 माइनस Q2। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब याद रखो, इंजन वर्क डन करता है तो ये हमेशा माइनस डब्ल्यू रहता है, और इसको हम लोग इसलिए मॉड में लेते हैं, ये हमेशा मॉड में रहता है माइनस डब्ल्यू, जो कि हमेशा मॉड में रहता है, और हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं। प्लस क्यों? क्योंकि ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड हीट हमेशा पॉजिटिव रहती है, और ये रिलीज हीट है जो कि हमेशा हम लोग नेगेटिव में रखते हैं। तुम लोगों को कुछ कनेक्शन पता चल रहा है? कनेक्शन समझ में आ रहा है? तुम लोगों के फिजिक्स के फॉर्मूलाज में जैसे कि तैसे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हीट जो है वो रिलीज हीट है, एंड ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब्ड है। तो 100 जूल इसने एब्जॉर्ब किए एंड 10 जूल इसने रिलीज किए, तो दोनों का डिफरेंस ही लोगे ना। 10 माइनस 10, सॉरी 100 माइनस 10 करोगे, 100 प्लस ये रिलीज हो गए तो माइनस 10 करोगे, तो 100 माइनस 10 90 अपने आप हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कार्नोट इंजन है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ। मुझे बताओ इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है गाइस? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला याद है क्या? एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला याद है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, एंड गाइस मुझे बताओ टेम्परेचर के फॉर्मेट में क्या रहता है? टेम्परेचर के फॉर्मेट में रहता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। करेक्ट और रॉन्ग? अब गाइस ये दोनों फॉर्मूलाज जो है ना, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, ये प्रैक्टिकल रहता है, ये हम लोग एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट करते हैं, एंड ये जो है वो थियोरेटिकल रहता है, जो तुम लोगों ने इसकी डेरिवेशन फिजिक्स में की रहेगी। इसकी डेरिवेशन फिजिक्स में की है क्या तुम लोगों ने? इस फॉर्मूला की डेरिवेशन तुम लोगों ने फिजिक्स में की है क्या? दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड एंड दिस फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल। ये नीचे ये जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंटल है, इसकी डेरिवेशन तुम लोगों ने फिजिक्स में की है क्या? अच्छा, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। की रहेगी तो भी चलेगा, नहीं भी की होगी तो भी हम लोगों को उतना क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा नहीं जाता, हम लोगों को फॉर्मूला से मतलब है। अब गाइस मुझे बताओ, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? कैरनॉट इंजन इज अ रिवर्सिबल साइकिल, कैरनॉट साइकिल इज अ रिवर्सिबल इंजन, याद होगा तुम लोगों को, इट इज अ रिवर्सिबल इंजन। तो गाइस इन केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, चलो डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, जो प्रैक्टिकल वैल्यू रहती है ना, मतलब जो हम लोगों को एक्चुअल में इंजन से मिलता है, वही वैल्यू थियरी वाइज आती है। प्रैक्टिकल और थियरी वाली वैल्यू दोनों के दोनों सेम रहती है, प्रैक्टिकल और थियरी वाली वैल्यू दोनों के दोनों सेम रहती है। गाइस ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर रिवर्सिबल है मतलब क्या, तो तुम लोगों ने 10 लीटर का पेट्रोल ऐड किया, 10 लीटर ने तुम लोगों को 1000 जूल्स की एनर्जी, 1000 किलो जूल की एनर्जी दी, और तुम लोगों के बाइक ने भी वो 1000 किलो जूल की एनर्जी यूज की, ये रिवर्सिबल इंजन रहता है। गाइस मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या? तुम लोगों ने 1000 किलो जूल की एनर्जी ऐड की
और तुम्हारे बाइक ने या फिर तुम लोगों की गाड़ी ने 1000 किलो जूल की एनर्जी यूज की, रिवर्सिबल प्रोसेस ये ऐसे टाइप की पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट बोल रहे हो गाइस? तो याद रखो ये इमेजिनरी है, दिस इज इमेजिनरी। ये एक्चुअल में होता है क्या? नहीं होता। मैंने तुम लोगों को पहले भी लिख के दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ इमेजिनरी प्रोसेस, ये एक्चुअल में नहीं हो पाती। अब गाइस मुझे बताओ, नीटा ईटा पी, प्रैक्टिकल ईटा की वैल्यू क्या थी? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 विच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब गाइस इसमें से Q1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये समझ में आ रहा है? ये सब तुम लोगों ने फिजिक्स में भी किया होगा। गाइस इस पे से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम ओवर हियर? Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। करेक्ट और रॉन्ग? And finally what we can say that Q2 upon T2 is equals to Q1 upon T1। अब ये हम लोगों को आ गया। एंड गाइज मुझे बताओ, Q2 upon T2 is equals to Q1 upon T1, मतलब इनिशियली जो वैल्यू थी Q1 upon T1 की, वही फाइनली वैल्यू आ रही है Q1 upon T1 की। मुझे बताओ, इनिशियल जो वैल्यू थी वही जब फाइनल वैल्यू आती है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। एंड पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ न्यू फंक्शन Q अपॉन T। ये इनिशियल और फाइनल में हमेशा सेम रहता है, तो इट इज अ न्यू, वेरी नाइस प्रणव, इट इज अ न्यू स्टेट फंक्शन। गाइस ये एक नया स्टेट फंक्शन हम लोगों को मिल गया। Q1 अपॉन T1 इज अ न्यू स्टेट फंक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या कि इट इज अ न्यू स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन है एज इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड दोनों के दोनों सेम है, तो हेंस इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंड गाइस इसे अगर हम लोग लिखने जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो देयरफॉर ये हम लोगों को मिल गया डेल्टा एस का, इस नए स्टेट फंक्शन को, इट इज अ न्यू स्टेट फंक्शन कॉल्ड एज, या फिर नेम्ड एज, इसे हम लोगों ने नाम दिया एंट्रोपी। समझ में आ रहा है गाइस? तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी बोलो या फिर एंट्रोपी बोलो, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आएगा? एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा Q अपॉन T, ठीक है। एंड चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आएगा? Q रिवर्सिबल अपॉन T। गाइस इसमें रिवर्सिबल क्यों आ रहा है? बिकॉज हम लोग रिवर्सिबल इंजन से ये डिराइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला रिवर्सिबल इंजन का रहता है। तो Q रिवर्सिबल अपॉन T आने का रीजन क्या है? तो ये कैरनॉट साइकिल से डिराइव किया गया है, एंड कैरनॉट साइकिल इज अ रिवर्सिबल इंजन, एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर रिवर्सिबल इंजन। कोई शक? दिस इज ओनली ट्रू फॉर रिवर्सिबल इंजन। कोई शक? ओके, तो गाइज ये समझ में आया होगा। तो कैन आई राइट डाउन Q2, कैन आई राइट डाउन Q2 अपॉन T2 minus Q1 upon T1 is equals to 0. Entropy is a proportionality constant. ना, entropy is a state function. That's it. मतलब ये हम लोगों ने इसको Q2 upon T2 या फिर Q upon T को हम लोगों ने entropy नाम दे दिया। That's it. अब गाइस मुझे बताओ, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना? And this is nothing but integration. This is nothing but entropy change. This is nothing but entropy change. ठीक है? तो entropy of a cyclic process, entropy of a cyclic process is always equals to 0. ये देखो समझ में आ रहा है क्या? ये तुम लोगों को थोड़ा बाउंसर गया होगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, और बीच में 0 क्यों रखा है? बिकॉज इट इज साइक्लिक इंटीग्रल। तुम लोगों ने साइक्लिक इंटीग्रल कभी पढ़ा है क्या? कैरनॉट साइकिल देखा है तुम लोगों ने? कैरनॉट साइकिल, साइक्लिक इंटीग्रल किया है ना? ओके, तो कैरनॉट साइकिल ऐसे कुछ दिखता है। गाइस इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे अलग अलग एंट्रोपीज रहने वाली है। यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था, यहाँ पे S3 था, और यहाँ पे S4 था। ठीक है, तुम लोगों के पास ये 4 S की वैल्यूज थी, और तुम लोग जब इधर से ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके आए, तुम लोग इधर से जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके आए, तो तुम लोगों को अगेन S1 मिल गया। मतलब तुम लोगों का चेंज इन एंट्रोपी, तुम लोगों का चेंज इन एंट्रोपी, तुम लोगों का चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ पे DS लिख दो। इंटीग्रेशन हमेशा डी का होता है ना, छोटे छोटे क्वांटिटीज का होता है। तो चेंज इन स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हमेशा 0 होता है। दिस इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। गेटिंग इट? दिस इज ट्रू फॉर
रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई शक? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ठीक है गाइस, तो ये सिर्फ डेरिवेशन है, इसके ऊपर अभी हम लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारी थियरी पढ़नी है, तो दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर नाउ विल स्टॉप ओवर हियर। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। लिख दो, ये कंप्लीट कर दो।